Class 9 History Revision continue. The next topic is the abolition of slavery. Abolition of slavery was one of the revolutionary social reform by Jacobins. Napoleon reintroduced slavery in 1804. It was 1804 when finally slavery was abolished in French colonies. तो हमारे इस टॉपिक में हम देखते हैं कि फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम्स को एबॉलिश कैसे किया गया, यानी दास प्रथा, गुलामी प्रथा काफ़ी दिनों से फ्रांस में चली आ रही थी, उसको सोशल रिफॉर्मर्स, खासकर जैकोबिन क्लब के सदस्य, जैकोबिन क्लब के नेताओं ने फ्रांस में प्रचलित स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश किया। लेकिन जब नेपोलियन सत्ता में, फ्रांस की गद्दी में वो आया, यानी उसकी शासन जब शुरू हुई, तो उसने फिर से इस प्रथा को, स्लेवरी सिस्टम को 1804 में फिर से चालू किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अल्टीमेटली 1848 में स्लेवरी सिस्टम को कानून बनाकर फ्रांस के कॉलोनीज़ में सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। विधिवत रूप से 1848 में स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश कर दिए गए। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, वेरियस लॉज वेर पास्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी governments to practice liberty and equality in everyday life. Censorship was abolished. Freedom of speech and expression became a natural right. Views and ideas traveled widely into the countryside. Plays, songs, and festive processions that contained ideas like liberty, justice, and philosophy widely attracted एजुकेटेड पीपल। अब हम देखेंगे इस फ्रांसीसी क्रांति का जो है वो दैनिक जीवन में, रोज़मर्रे के जीवन में किस तरह से उसका उपयोग, किस तरह से उसका व्यवहार प्रयोग में लाया जाता था। तो 1789 के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद एक आमूल परिवर्तन आया। पूरे फ्रांस के अंदर तमाम विधि व्यवस्था बदल चुकी थी। बहुत सारे कानून क्रांतिकारियों के द्वारा वो चेंज किया गया था और उसको नए नए कानून रोज़मर्रे के जीवन में उसे प्रैक्टिस भी किया गया, यानी व्यवहार में भी देखा गया। जैसे लिबर्टी और इक्वलिटी, ये स्पष्ट रूप से दिखने लगी कि फ्रांसीसी क्रांति का मूल जो मंत्र था, स्वतंत्रता और समानता, ये एवरीडे लाइफ में नज़र आने लगा। उसके साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति के पहले जो प्रेस की आज़ादी नहीं थी, प्रेस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे, मीडिया पर बहुत सारा प्रतिबंध था, उसको समाप्त कर दिया गया। और फ्रांसीसी लोगों के में या लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला, यानी अभी अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए, अपनी भावना को प्रकट करने की आज़ादी मिली और ये एक नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार के रूप में देखा गया। उसके बाद बहुत सारे विचार, बहुत सारे आइडियाज़ फ्रांस से होते हुए वो अन्य देशों में भी सैनिकों के द्वारा प्रचारित किया गया। सुदूर प्रांत, ग्रामीण इलाकों में भी फ्रांसीसी क्रांति के मूल मंत्र को प्रचार किया गया और उसको प्रचार करने के लिए अलग अलग माध्यम चुने गए। नाटकों के ज़रिए, गीतों के ज़रिए और समारोह या जुलूसों के द्वारा इस तरह के आइडियाज़ को, खासकर लिबर्टी, जस्टिस और फिलॉसफी, दर्शन को बहुत तेज़ी से उसको प्रसार किया गया। वाइडली अट्रैक्टेड एजुकेटेड पीपल, जिससे इन सारी चीज़ों से
जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में लुई 16वां के बाद एक नया शासक जो फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, यानी फ्रांस के नया शासक नियुक्त किया गया। उसने शासन में आते ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड क्रिएटिंग ए न्यू किंगडम्स। शासन सत्ता में आते ही उसने अपने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करने की नीति अपनाई। नए नए साम्राज्यों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश किया। इनिशियली ही वॉज सीन एज अ मॉडर्नाइजर एंड लिबरेटर। Introduced laws like protection of private property, uniform system of weight and measurement, and later came to be viewed as a invader. Defeated in 1815 at Waterloo, his measures were followed long after. तो इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में सिंहासनारूढ़ होने के बाद उसने पड़ोसी राज्यों पर अपना अधिकार जमाया और कई राज्यों को जीतते हुए साम्राज्य इम्पेरियलिज्म की ओर आगे बढ़ता चला गया। नए नए किंगडम्स को क्रिएट किया। सबसे पहले उसने शुरुआती दौर में सुधार के इतने काम किए कि लोग उसे आधुनिक कर्ता या एक मसीहा के रूप में उसे देखने लगे। लोगों को ऐसा अब लगने लगा कि फ्रांस में एक मसीहा आ गया है, जिसके द्वारा पूरे फ्रांस की काया पलट हो जाएगी। और शायद हो भी रहा था, क्योंकि उसने अपने शासन सत्ता में आते ही उसने कई प्रशासनिक सुधार किए। सबसे पहले तो उसने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिला। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट पूरे देश भर में एक जैसे किए गए। उसके बाद उसने दूसरे अपने पड़ोसी राज्यों पर इन्वेड किया, आक्रमण किया और उसको अपने राज्य में मिलाया। लेकिन होता क्या है कि जब लोकप्रियता बढ़ती जाती है तो उसके शत्रु भी काफ़ी पैदा हो जाते हैं। तो दिन ब दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, एक मसीहा के रूप में उभरा। लेकिन इसका ख्वाब, इसकी जो सोच थी वो पूरे यूरोप पर शासन करना इसकी ख्वाब थी। ये एक विशाल भूभाग का स्वामी होना चाहता था, जिसके वजह से यूरोप के कई पड़ोसी देश जो शासक थे इसके शत्रु हो गए और कुछ देशों के शत्रुओं के साथ मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध में हराने की योजना बनाई गई और अल्टीमेटली 1815 में वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध हुआ और इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की बुरी तरह से पराजित हुई। उसके बाद ये नेपोलियन बोनापार्ट की सत्ता समाप्त हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये पूरी फ्रांस क्रांति का आखिरकार असर क्या हुआ, उसके परिणाम क्या निकले, उसके महत्व किस तरह से दिखाया गया या उसका प्रभाव फ्रांस और दूसरे देशों पर किस तरह से पड़े। फ्रांसीसी क्रांति का असर फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में किस तरह से पड़ा, ये आखिरी टॉपिक्स है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। It was ideas propagated by French Revolution like liberty and democratic rights were widely popular to Europe. Colonies got influenced by idea of freedom and worked to get out foreign captivity. In India, the ideas spread by French Revolution became a landmark and
became a benchmark to attain freedom from British rule. तो इसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति की जो विचारधारा था, जो क्रांति से उपजा हुआ जो विचारधारा था, जो उसके मूल मंत्र थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक अधिकार, ये पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गया। फ्रांस में तो पॉपुलर हुआ ही, उसका असर पूरे यूरोप के कई देशों पर पड़ा। जितने भी औपनिवेशिक राज्य थे, जो देश गुलाम था, उन देशों के नागरिकों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे, अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। विदेशी हुकूमत को सत्ता से बाहर करने के लिए कई ऐसे आंदोलन और बड़े बड़े उपद्रव किए गए। भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत में भी फ्रांसीसी क्रांति की विचारधारा बहुत तेज़ी से फैली। उन दिनों हमारा देश भी ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का युग था। ब्रिटिश शासक हमारे यहाँ शासन करते थे। इस तरह से हमारे देश के लोग भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई के लिए लोग आगे बढ़ते गए। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो अब ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर पूरी तरह से हमने रिवीजन कर दिया। पहले डिटेल पढ़ाया, उसके बाद रिवीजन कर दिया। अब तुमको हर एक टॉपिक्स को घर पर अच्छी तरह से तैयारी करना है और इसी चैप्टर से तुम्हारा क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और हम आशा करते हैं कि वो सारा बिल्कुल ठीक ठाक करोगे। थैंक यू।